अभी तो SIFC सिर्फ ये कह रहा है कि जैसे वाटर है उसको कहा जाता था कि जी ये प्रोविंशियल इशू है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फेडरल इशू है, तो इसको अंडर वन टेबल ले आए। ये SIFC सिर्फ ये फैसिलिटेट कर रही है अभी तक। अगर ये सारी बातें मैं कर सकता हूँ जो कि एक गवर्नमेंट लेवल पे एक लेमैन है, और इनकी निस्बत अगर क्या चाइना गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है कि उन्होंने मेरे जैसे एक बंदे को एंगेज किया अपने साथ, और अगर उन्होंने एंगेज किया तो शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट में कोई तो ऐसा दरवाजा है जिसे ये पता चलना चाहिए। ये मैं पाकिस्तान में जो चाइनीज इस वक्त मौजूद हैं, जब वो अपना वीजा रिन्यूअल के लिए जाते हैं और वो परमानेंट स्टे होल्डर होते हैं, उनको कंपनियों ने स्पॉन्सर किया होता है वीजा, वो स्टेट ओन कंपनियों के साथ भी काम कर रहे होते हैं, उसके बावजूद जब वो वीजा रिन्यूअल के लिए ले जाते हैं तो दे आर आस्क्ड टू पे फॉर अंडर टेबल, और एक एक वीजे की अमाउंट भी लाखों में है। आप अपने इन्वेस्टर को बुलाते हैं कि लाखों पाकिस्तानी ये रुपए, सर पाकिस्तानी रुपयों में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने पैसे लेके भी उन्हें वीजा इशू करना है तो इसका मतलब है देयर इज अ वे। तो फिर SIFC क्या कर रही है? वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉलिटिक्स। मेरे साथ हैं आमिर अली साहब। आमिर अली साहब एडवाइस करते हैं चाइनीज गवर्नमेंट को ऑन सी पैक मैटर्स। आज इनसे हम सी पैक के साथ जो इस वक्त बजट पेश होने जा रहा है पाकिस्तान का कल, उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें अभी एक तो कुछ स्पेकुलेशंस हैं और शायद जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हो तब तक बजट आ भी चुका हो, लेकिन इसमें कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं आमिर साहब जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सी पैक के हवाले से हमारी बजट एलोकेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उस पर कितनी असरअंदाज होती है? मेरा इशारा इस तरफ है कि IMF ने कुछ डिमांड्स रखी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जो चाइनीज कंपनीज हैं उनके डेट के लिए वो पैसे यूज नहीं करेंगे जो IMF दे रहा है। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दीज डिमांड्स एंड डेवलपमेंट्स। उसके साथ ही दूसरी तरफ हमारी जो इक्तिसादी तरक्की होनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है, इंडस्ट्रियल जोन्स बनने हैं, जो भी उसका एक मैप है सी पैक का, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। हमारा लोकल ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होना है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होना है। तो इन इन एरियाज में जो इस वक्त इक्तिसादी रिपोर्ट आई है हमारी हमारे वजीर खजाना की तरफ से, R&D पे और सी पैक की ये जो डेवलपमेंट्स होनी है, जो जो हमने करनी है, हमारी एंड के ऊपर होना है, उसमें क्या एलोकेशन हुई है, उसको कैसे प्रायोरिटाइज किया जा रहा है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आपका क्वेश्चन एक बड़ा वाइडर क्वेश्चन है, तो लेट मी रिप्लाई यू वन बाय वन। पहली जो रिजर्वेशन देते हैं कि जी आप IMF वाले कि जी आप ये पैसे रोल बैक करने के लिए, यानी कि रोल बैक नहीं, यानी पे ऑफ करने के लिए यूज नहीं करेंगे सी पैक की जो पेमेंट्स हैं। तो मैं इस सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं कि सी पैक की पेमेंट्स तो अभी जो ड्यू थी $15 बिलियन, तो IMF तो इतना लोन भी नहीं दे रहा जितनी हमने पे ऑफ करनी है। तो वो तो चाइना गवर्नमेंट के साथ हमारा ऑलरेडी एक जो है निगोशिएशन चल रही है, लेकिन चाइना गवर्नमेंट ये जरूर चाहती है कि आप IMF के साथ अपने मामलात को सेटल करें। आप जब IMF के साथ अपने मामलात को सेटल कर लेते हैं तो चाइना गवर्नमेंट विल बी मोर कंफर्टेबल टू इन्वेस्ट इन सी पैक, और उन पैसों का डायरेक्टली तो कोई भी ताल्लुक नहीं बनता कि हम सी पैक के हवाले से पे करेंगे। अभी हमारा जो रिसेंट विजिट है चाइना का प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसमें जो बात की गई है वो ये की गई है कि जो $15 बिलियन के हमने लोन्स पे बैक करने थे विद इन कमिंग नेक्स्ट 1.5 ईयर, उनको हम मजीद कुछ सालों के लिए डेफर कर दें। और ये जॉइंट कमेटी में ये मामला चला गया है, और ये डेफिनेटली ऐसा हो भी जाएगा। चाइना गवर्नमेंट विल बी वेरी फ्लेक्सिबल कि वो पाकिस्तान को प्रेशर नहीं देगी कि आपने ये पेमेंट्स हमें पहले दें और अपनी इकोनॉमी को ज्यादा डिस्टर्ब होने दें। लेकिन इसके साथ जो है सी पैक का कहा जाता है कि जी आप लोन्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं। देखिए हमने अपनी टोटल GDP का, हमारे जो लोन्स हैं वो 30% भी नहीं है, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी का जो उसका जो लोन्स हैं वो उसकी GDP के पाकिस्तान से बहुत ज्यादा परसेंटेज में लोन है, कि वो शायद अपनी GDP के मुताबिक बहुत बड़े लोन पे चल रही है। मैं एग्जैक्टली फिगर तो टेल ही नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान अबाउट 30% पे है। और फिर ये कि आप जब भी कोई चीज इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई चीज डेवलप करते हैं तो वो बेसिकली आपकी कंपनी का
आपके कंट्री का जीडीपी का एसेट बन जाता है। जब वो एसेट का हिस्सा बन जाता है तो वो आपकी जीडीपी है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम रिलेट करते हैं कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से हमारी क्या वर्किंग है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से हमारी क्या वर्किंग है, तो चाइना गवर्नमेंट एम्फसाइज यही कर रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए खास तौर पे। और सेकंड फेज जो है जिसे B2B कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें बहुत ज्यादा जोर इस बात पे दिया जाएगा कि पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री यहाँ पे लोकलाइज की जाए। लेकिन उसके लिए हमें जैसे मेरी अक्सर गुफ्तगू होती रहती है, वो चाइना गवर्नमेंट चाहती है कि आप हमें इंसेंटिव बताएं कि आप अगर कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में मूव करना चाहते हैं तो आप उसमें इंसेंटिव क्या देंगे और इनिशिएटिव क्या देंगे। ये दो लफ्ज हैं, ये दोनों लफ्जों का अलग अलग मतलब है। अब इंसेंटिव तो हम दे ही कुछ नहीं पा रहे, और इंसेंटिव के अलावा हमारे पास हम लोग इनिशिएटिव भी नहीं दे पा रहे। ये एक बड़ा बैक ड्रॉ है कि हम अगर चाहते हैं कि स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे मूव करे, जैसे कि मेरी एक प्रपोजल गई थी और वो प्रपोजल बड़ी हद तक आगे की तरफ बढ़ रही है कि पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट लगे। हमने पिछले एक साल में $8 बिलियन जो है वो सिर्फ ड्रेन कर दिया सोलर पैनल को इंपोर्ट करने के लिए, जबकि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम इनिशिएटिव दें गवर्नमेंट को, चाइना गवर्नमेंट को, कि वो पाकिस्तान में आके सोलर पैनल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए और पाकिस्तान को उसका फायदा हो और हमारा बजट जो डेफिसिट है वो मिनिमाइज हो सके। अब जहां तक बात आ जाती है स्किल्ड लेबर की या ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो ये कंसर्न बड़ा गहरा है और ये आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। इस पे बड़ी देर से वर्किंग हो रही है, लेकिन हम आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना सके जैसे वो एरियाज जिनमें इन्वेस्टमेंट आनी है, और वो प्रपोज्ड एरियाज हैं। गवर्नमेंट के पास, प्लानिंग डिवीजन के पास वो प्रपोजल्स पड़ी हैं। उन प्रपोजल्स के मुताबिक उन्हें ये अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान में शॉर्ट कोर्सेज कौन से करवाने चाहिए, टेक्निकल कोर्सेज कौन से करवाने चाहिए, आपकी जो सेमी स्किल्ड लेबर है उसको कैसे डेवलप करना चाहिए, और उसके लिए हमारे जो प्राइवेट इदारे हैं उनको हमें एंगेज करना पड़ेगा। हम टेफ्टा या नेक्टा इस तरह के इदारों को खाली बेस नहीं कर सकते, हमें प्राइवेट इदारों को एंगेज करना पड़ेगा, हमें शॉर्ट कोर्सेज करवाने पड़ेंगे। उसके लिए भले ही हमें चाइना से एक टेक्निकल सपोर्ट और लेनी पड़ जाए कि आप शॉर्ट कोर्सेज के लिए यहाँ पे अपने जो हैं एक्सपर्ट्स हैं उनको डिप्लॉय करें। जी, आपने दो चीजों का जिक्र किया अपनी स्टेटमेंट में। एक तो आपने कहा कि हमारे यहाँ कोई ऐसी बॉडी नहीं है, तो SIFC मौजूद है, एक साल पहले क्रिएट हुई और आर्मी चीफ उसका हिस्सा है, और आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ चाइना के विजिट पे भी गए थे। सो वी हैव अ बॉडी जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे, बट इट बैक्स द क्वेश्चन कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान की सूरत हाल देखे और यहाँ वो ये देखे कि पाकिस्तानी तो खुद पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो वो उनके लिए जो आप इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या इंसेंटिव रह जाता है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का कि भाई आपके अपने सरमायादार तो जाके दुबई और मलेशिया और बांग्लादेश और वियतनाम जहाँ के मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ नहीं करते, तो हम क्यों पैसे लेके आ जाएं आपके पास। फिर आपने कहा स्टील इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री जब आपके वो स्टील मिल्स की परफॉर्मेंस देखें, तो आई मीन ये बातें जो है वो बहुत हवा में लगती हैं। इसके बाद ये सब सर देखिए, मैं SIFC और स्टील मिल दो के हवाले से खास तौर पे बात करना चाहता हूँ। आपने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंटर क्यों बनाया, उसकी बड़ी क्लियर रीजन है। इसका मतलब है कि आप काम ठीक नहीं कर रहे थे। यानी अगर 1 साल पहले बना या 6 महीने पहले, 8 महीने पहले बना और अभी भी वो स्ट्रक्चरल फेस में है, अभी वो कोई ऐसी चीज सामने नहीं लेके आया, वो भी स्ट्रक्चरल फेस में है। अभी तो SIFC सिर्फ ये कह रहा है कि जैसे वाटर है, उसको कहा जाता था कि ये प्रोविंशियल इशू है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फेडरल इशू है, तो इसको अंडर वन टेबल ले आए। ये SIFC सिर्फ ये फैसिलिटेट कर रही है अभी तक। ये मैं आपको जो बात कह रहा हूँ ये बड़ी अहम बात है। तो SIFC ने ही अगर आके सब कुछ करना था तो फिर आपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बनाया, फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया, तमाम सूबों के अपने अपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान का अपना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है।
इसका मतलब ये है कि आपके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या पहले काम नहीं कर रहे थे? अगर आपने ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी देर पहले बनाए थे तो इसका रिजल्ट क्या था? इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से आपको एसआईएफसी बनानी पड़ी। और एसआईएफसी भी जो है ना, वो सिर्फ ये फैसिलिटेट कर रही है कि बजाय इसके कि आपको 18 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास जाना पड़े, आप हमारे पास आ जाए, हम उनसे आपको गैस चाहिए, हम गैस का कनेक्शन ले देंगे, आपको पानी चाहिए, हम आपको पानी फैसिलिटेट कर देंगे, हम आपको पावर फैसिलिटेट कर देंगे। इसके अलावा उसमें मुझे बताइए कि अभी तक एसआईएफसी ने कोई ऐसी प्रपोजल्स रखी हो सामने कि जिनमें ये कहा गया हो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की ये इंपोर्ट्स बढ़ने वाली हैं और इसमें हमें लॉक लगाने की जरूरत है। ये तो है आपके पहले सवाल का जवाब। और दूसरे सवाल का जवाब है आपका कि आपकी स्टील मिल जो 70s की टेक्नोलॉजी की है, आज चाइना में उससे बहुत छोटी कैपेसिटी की स्टील मिल्स बड़े कम खर्चे पे, जो कि लाखों डॉलर में लग सकती हैं और इससे ज्यादा प्रोडक्शन दे सकती हैं, जो वहां पे लोकली हजारों की तादाद में लगी हुई हैं। आप आज तक एक स्टील मिल, और स्टील मिल में भी जो चीज है ना, वो सिर्फ स्टील मिल का एसेट है। और वो एसेट क्या है कि उसके पास जो जमीन है, उसको आपके 18,000 एकड़ उसको जमीन है। लेके। जी 18,000 एकड़ जी, जमीन। 18,000। बस देखिए ना, अब आपने जो जवाब दिया बेसिकली तो वो सवाल है कि आपने स्टील मिल को लेके आज तक जो हम एक इकोनॉमी पे एक लाश उठा के फिर रहे हैं, जिसने 2007 या 8 के बाद जब हमारे एक चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला दिया कि स्टील मिल नहीं बिकेगी, उस वक्त स्टील मिल बेच दी होती तो आज आपकी इकोनॉमी में कम अज कम 18 से 20 हजार अरब रुपए का फर्क आ गया होता, जो कि अभी आप हाँ बिल्कुल इतना फर्क आ गया होता है। जो कि आप क्या कर रहे हैं कि आप स्टील मिल को फैसिलिटेट करते जा रहे हैं, यानी कि 800 अरब रुपया आप स्टील मिल को सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, जबकि इतनी पैसों से पाकिस्तान में इस जैसी इससे ज्यादा कैपेसिटी की 18 स्टील मिलें हर साल लग सकती हैं। अगर आप सिर्फ एक साल का बजट देखें, और आप एक ऐसी लाश को लेके फिर रहे हैं कि जिसको दफनाया भी नहीं जा सकता, और उसके ना दफनाने की वजह सिर्फ और सिर्फ उसका एसेट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा स्टील मिल की प्रोडक्शन क्या है? और दुनिया में देखें, स्टील मिल्स पूरी दुनिया में लगती हैं, ये किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बैकबोन होती हैं। लेकिन स्टील मिल जब भी लगती है, उसका हमेशा एक होता है कि वो प्रॉफिट मेकिंग इदारा नहीं होता, वो फैसिलिटेटिंग इदारा होता है, जिसका काम ही होता है कि उसने अवाम को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करना है लोकल प्रोडक्शन की तरफ। अब बड़ी बड़ी स्टील कंपनी है चाइना की, वुहान स्टील है, सिटी स्टील है, बाओ स्टील है, इन जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें, $100 बिलियन से प्लस की कंपनीज हैं। ये अपने प्रॉफिट को एक खास हद से आगे जाने ही नहीं देती, और सबकी सब प्रॉफिट में है, इनमें से कोई भी लॉस भी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि उनकी तमाम इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट में है, भले वो स्टेट ओन्ड है या प्राइवेट है? बल्कि चाइना गवर्नमेंट ने अब अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को पार्शली जो है वो प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, और उसके शेयर्स को वो फ्लोट कर रहे हैं। तो इस तरह कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को आप इतनी यानी बड़ी लैंड को आप समझते हैं कि स्टील मिल को अब जो प्राइवेटाइजेशन का एक अमल शुरू करने जा रही है हुकूमत, अलीम खान साहब प्राइवेटाइजेशन के वजीर हैं, इन्हें अब इसका फैसला करके बेच देना चाहिए और उन पैसों से दूसरी स्टील मिल लगा लेनी चाहिए? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बड़ी विल चाहिए और बहुत सा फैसला करने की ताकत चाहिए। देखिए, स्टील मिल्स किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की बैकबोन है, किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री की बैकबोन है, स्टील मिल्स होनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। आप 70s की एक ओल्ड मॉडल टेक्नोलॉजी के साथ आज की स्टील मिल्स की कैपेसिटी और एक्सपेंसेस को जो है कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी फोरम पे। और इसके साथ अभी हमारे वजीर आजम साहब गए हैं, जब उनके साथ एक चार्टर्ड फ्लाइट गई है, उस चार्टर्ड फ्लाइट में बिजनेसमैन गए हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल जाने चाहिए। बिजनेसमैनों ने ही B2B इनिशिएटिव लेना है, लेकिन B2B इनिशिएटिव लेने के लिए पहले हमारे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, SIFC तो बाद में आया है, SIFC की तो एज ही कुछ नहीं है। हमारे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी दफा हमें ये प्रपोजल देते हैं कि आप सालाना
इतने बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू आस्क चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कंपनीज इन योर कैपेसिटी कि वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। आप सोलर के प्लांट लगाएं ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। गार्लिक और जिंजर आप 3 बिलियन डॉलर प्लस का आप गार्लिक और जिंजर इंपोर्ट कर रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बावजूद आप कहते हैं हमारा ज़रूरी मुल्क है, चाइना हमारे साथ कॉपरेशन करने के लिए तैयार है। लेकिन उस कॉपरेशन में हम चाइना को ये तो कहें, उनकी एग्रीकल्चर कंपनियों को, स्टेट ओन को या प्राइवेट को, कि पाकिस्तान में आप अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आए, बजाय इसके कि ये फार्मिंग चाइना से हो के एक उनका शंडुंग एक प्रोविंस है, बस सिर्फ वहीं से आ रहा है गार्लिक और जिंजर। तो हम उसको लोकलाइज करें, यहाँ पे बनाना शुरू करें। मैं आपके तवसत से, मेरी आज जो मुलाकात हुई एक चिली फार्मिंग, वन वेरी बिग कंपनीज दे आर फार्मिंग चिलीज इन पाकिस्तान and they are exporting it to China. They are exporting to China, but you know what is the tariff for Pakistan? It's like 10%. But for Vietnam and India, their government have talked with the Chinese government that their products should be duty free. So 0% rate of duty or 10% rate of duty, it's a hell of a difference. आपने पिछले साल you have exported $370 million of chilies to China, and that is only with one perspective कि वो ऑर्गेनिक थी। अगर आप ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में चीजें आती हैं, चाइना अपनी चीजें हमारे सामने रखता है कि इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डालें, इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डालें। चाइना की तरफ से मोर देन, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 370 प्रोडक्ट है शायद जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है, और पाकिस्तान की तरफ से शायद 80 भी नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि हम जो है ये चीजें अगर आपको मालूम है, तो जो इस वक्त पॉलिसी मेकिंग में लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में, उन्हें भी मालूम होंगी। तो यू थिंक ये कहीं इनकॉर्पोरेट होंगी बजट में? तो टैक्सेस बढ़ाने का आप सोच रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कोई 1.5% कम हुआ है, तो उससे आई डोंट नो, दैट इज टोटली इनसिग्निफिकेंट। जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 20-20.5% है, तो यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट होगी? बैंक्स कैसे लोन देंगे? आई मीन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब बात होती है, तो फिर इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर कौन बिजनेस करेगा इस मुल्क में? इस इंटरेस्ट रेट पे तो आपने अपने लोकल जो हैं, जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, आपने उनको भी बंद कर दिया है। बगैर बैंक्स के बड़े यूनिट काम करते ही नहीं है। बड़े जितने भी बड़े यूनिट्स हैं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि हर एक, भले ही किसी किसी यूनिट का ओनर एक बैंक का मालिक भी हो, वो भी बैंक से कॉर्पोरेट लोन जरूर लेता है। तो ये कॉर्पोरेट लोन लेना ये पूरी दुनिया में होता है। देखिए, हमारा इन्फ्लेशन रेट इस वक्त जहां पे ट्रेवल कर रहा है ना, आप उसको 1.5%, वैसे प्रपोज तो शायद 3% था, 1.5%, लेकिन ये जब आ जाएगा सिंगल डिजिट में, और सिंगल डिजिट में आने के लिए आपको बहुत काम करने की जरूरत है। ये प्रपोजल सारी अगर मेरे पास है, अगर ये सारी बातें मैं कर सकता हूं, जो कि एक गवर्नमेंट लेवल पे एक लेमैन है, और इनकी निस्बत, अगर क्या चाइना गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है कि उन्होंने मेरे जैसे एक बंदे को एंगेज किया अपने साथ, और अगर उन्होंने एंगेज किया तो शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट में कोई तो ऐसा दरवाजा है जिसे ये पता चलना चाहिए कि ये बंदा कितने काम का है। तो मैं जाती तौर पे इस चीज में मायूस तो नहीं हूं, लेकिन मायूसी के साथ ना एक लफ्ज और होता है कि मैं थोड़ा सा डिप्रेस जरूर हूं। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, बट आई एम डिप्रेस्ड कि आप वो चीजें देखें, आपने आपने कितनी चीजें गवर्नमेंट के सामने रखी हैं। वो कौन लोग हैं जो फैसला करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं? जब पॉलिसी बनती है तो वो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी क्यों नहीं बनती? आज मेरी एक बहुत चाइना की बहुत बड़ी कंपनी के साथ एक मीटिंग थी। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा, व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान? You know, they asked me what they said, the consistency of the policy. This is the same word I'm using from last 2.5 years in media, in all kind of media, in mainstream media, कि आपकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी है ही नहीं है। भाई, अगर आपके इदारे सही काम कर रहे थे तो मुझे ये बताइए, फिर SIFC की जरूरत क्यों पड़ी? मेरा SIFC के हवाले से सवाल है कि अगर आपको SIFC की जरूरत पड़ी, इसका मतलब है कि पहले आपके इदारे ठीक काम नहीं कर रहे थे। जी, ऐसा ही है। तो अब ये बजट आने के बाद आपके लिए कोई इसके अंदर उम्मीद की कोई रमक है
इस सारे किस्से के अंदर कि हमारे मामला जरा ये टैक्स बैलेंस वगैरह जो है ये चीजें देख रहे होंगे ना कैबिनेट में बैठे हुए लोग भी कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, किस वजह से नहीं आ रही है। जो बातें हम कर रहे हैं वो तो जाहिर है कि अगर अंदर बैठे हुए सिस्टम के तो वो उससे ज्यादा अवेयर होंगे। The most favorite nation we have now as an investor, it is Chinese. But if we want to attract the Chinese to come over to Pakistan, what do we need to do? The first thing they need is the security. This is the basic question they have. And you, Dr. Saab, I want to explain to you one matter with the reference that right now the Chinese, they are facing a lot of problem in their visa regulation. Their visas are being rejected very consistently. And once they are in Pakistan and they are working with some company, even they are permanent resident, that visa holder. Still, when they go to renew their visa, you know how much money they have to pay under table. This is one question. If our government don't know, then I have no words. ये आप पाकिस्तानी एम्बेसी की बात कर रहे हैं इन चाइना? ये मैं पाकिस्तान में जो चाइनीज इस वक्त मौजूद हैं, जब वो अपना वीजा रिन्यूअल के लिए जाते हैं और वो परमानेंट स्टे होल्डर होते हैं, उनको कंपनियों ने स्पॉन्सर किया होता है वीजा, वो स्टेट ओन कंपनियों के साथ भी काम कर रहे होते हैं। उसके बावजूद जब वो वीजा रिन्यूअल के लिए ले जाते हैं तो दे आर आस्क्ड टू पे फॉर अंडर टेबल। सर ये बात क्या, ये सर अब ये तो बहुत ही खुफिया बात है, लेकिन होती है और लाखों में है, और एक एक वीजे की अमाउंट भी लाखों में है। आप अपने इन्वेस्टर को बुलाते हैं, ये लाखों पाकिस्तानी रुपए। ये सर पाकिस्तानी रुपयों में मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं बड़ी सेंसिटिव बात कर दी, पता नहीं इसके बाद मेरे साथ क्या होगा, ये आपके साथ क्या होगा। हमारे और आपके साथ क्यों होना है? जो कर रहे हैं उनके साथ करें, जो पैसे ले रहे हैं और जो इस मुल्क को ऐसा सर जो पैसे ले रहे हैं वो इतने धड़ल्ले से पैसे ले रहे हैं। अगर आपने पैसे लेके भी उन्हें वीजा इशू करना है तो इसका मतलब है देयर इज अ वे। तो फिर SIFC क्या कर रही है? इफ देयर इज अ वे, जी ओके, यस, इफ देयर इज अ वे, सो व्हाट्स द वे आउट? The way out is that in the Chinese there is a saying that if there is an investor, consider him as a god. छोटे जी वाला गॉड, जिसका मतलब होता है कि देवता। चलो इस्लाम में देवता नहीं होता, लेकिन बात ये है कि आप उसे कम से कम प्रॉपर रिस्पेक्ट तो दे दे। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आप उसे कम से कम रिस्पेक्ट तो दे दे अगर वो यहाँ पे आए हैं। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे लिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्या आपके लिए किसी और मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करना उसी वक्त ही फिजिबल होगा जब आपका इंसेंटिव बहुत अच्छा होगा। आप कहते हैं लोग दुबई में जाते हैं, मलेशिया में जा रहे हैं, वियतनाम में जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। नंबर 1, उनके पास इंसेंटिव बहुत अच्छा है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंटरेस्ट रेट जो 5-6% है, इतना तो वहां पे बिजनेस करना आसान है ना सर। तो जब सर देखिए डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, तो अगर यहाँ पे हमारा फॉरेन ऑफिस पैसे खा रहा है, और हमें ये भी, एक चाइनीज जर्नलिस्ट थे, उनके साथ हमारा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि जी हमारे कस्टम हुकाम पैसे खाते हैं जब वहां पे कराची में पोर्ट पे चीजें आती जाती हैं। जब चाइनीज को खुद पता है ये बातें, तो हम कौन होते हैं? ये कौन से राज हम उगल रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए? इफ दे नो एवरीथिंग सिटिंग इन देयर कंट्री कि यहाँ क्या हो रहा है, तो फिर सर आपकी डॉक्टर साहब, आपकी और हमारी सोच से ज्यादा उन्हें पता है, क्योंकि उनके पास 400 थिंक टैंक्स हैं। उनके पास 400 थिंक टैंक्स है। हमारे पास कितने थिंक टैंक्स है? मेरी आज भी जब चाइनीज के साथ गुफ्तगू हुई, मैंने कहा, कहते जी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, मैंने अपनी प्रॉब्लम जो बताई। मैं कहा देखिए, आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में इस मामले के लिए कितने थिंक टैंक्स हैं और वो कितने एक्टिव हैं। क्या वो प्रपोजल्स दे रहे हैं? क्या वो गवर्नमेंट को बता रहे हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वियतनाम का पर कैपिटल इनकम जो है वो $4200 है, पाकिस्तान की $1590 है। अगर वियतनाम का बंदा भी पाकिस्तान आएगा तो वो यहाँ जॉब ढूंढने नहीं आएगा, वो यहाँ कुछ और करने आएगा। और आपने शुरू में जैसे R&D बजट का जिक्र किया, मैं इत्तेफाक की बात यह है कि मैं इस पे थोड़ी सी मुझे वो है एक मेरे पास थोड़ा इल्म है कि R&D बजट पाकिस्तान की GDP का 0.16% है। 0.16%, इट इज नॉट 1.6%।
और 0.16% में आप PCSIR और पटाख को सिर्फ तनख्वाहें दे सकते हैं। आप उनसे R&D के लिए कुछ भी नहीं करवा सकते। मैं आपके लिए ये बात बता दूं कि इस्राइल की GDP का 5.6% दुनिया का हाईएस्ट है, जो उनका खर्चा होता है उनकी R&D पे। सर, तो उसके बाद कोरिया अपनी GDP का 5%, अमेरिका अपनी GDP का 3.5%, वो कहां पे खर्च कर रहे हैं? R&D पे। अब R&D को हम यहाँ पे पाकिस्तान में आज तक मुझे कोई ऐसी चीज बता दीजिए कि पाकिस्तान ने जो की हो, कि इंटरनेशनली जिसको रिकॉग्नाइज किया गया हो कि हाँ जी पाकिस्तान ने ये एक ऐसी इन्वेंशन, ये इनिशिएटिव किया है, ये चीज सामने ले आए। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट आमिर साहब? यहाँ तो अभी कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट आई थी यूनिवर्सिटीज के, हमारे साइंस जर्नल्स में जो पब्लिकेशंस हुई हैं प्लेजराइज्ड हैं, टोटली फेक हैं। इट हैज बीन आउटराइटली डिस्क्रेडिटेड। दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स हियर। तो ऐसी ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ पे इंटेग्रिटी का ये आलम हो, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी का, वहाँ पे कौन सी R&D होगी? अगर आप उसके लिए मैं डॉक्टर साहब, एक दफा मेरा छिंगवा यूनिवर्सिटी, जो चाइना की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, मेरा वहां पे एक ऑफिशियल विजिट था। I went there for a visit and I saw their mechanical department. I met with their mechanical dean and I saw their all facilities. उस बिल्डिंग में, जो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग है, उसमें पूरी दुनिया की जो लीडिंग कंपनीज हैं, ABB, Schneider, डीप सी, ओमरॉन, ये सब के वहां पे बकायदा जो है ना एक ऑफिसेस बने हुए थे, जो फैसिलिटेट कर रहे थे लोगों को, यानी कि उनके R&D सेक्शन को फैसिलिटेट। और दुनिया की ऑलमोस्ट 55 कंट्रीज के वहां पे सिर्फ फैसिलिटेशन सेंटर बने हुए थे, जो उनकी R&D को फैसिलिटेट कर रहे थे। हम लोग देखे 0.16% बजट के साथ हम ये अगर समझें, और $377 बिलियन की GDP के साथ हम ये समझे कि हम पाकिस्तान कहीं पे स्टैंड कर जाएगा, तो आई फील वी आर स्टैंडिंग नोवेयर। We are standing nowhere. Amir Saab, thank you very much for your time, for sharing your expertise and your thoughts with us. और ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।